चलो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2-4 जो कल पढ़े थे वो। परवान विकास के लिए लवणता कितनी होनी चाहिए? 27 से 30 मुख्यतः सर्वोत्तम स्थिति है। 40 लवणता तक भी परवाल पाए जाते हैं। तापमान कितना चाहिए परवाल के लिए? 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 25 के मध्य। सागरीय तरंग परवाल विकास में सहायक है या बाधक है? सागरीय तरंग सहायक है, ज्वार भाटा बाधक है। तरंग हल्की ऊपर जो चलती है वो परवाल के लिए पोषक तत्व बहाकर के लाती है। धाराएं और तरंग ये गर्म धारा, ठंडी धारा बाधक है, जबकि ज्वार भाटा के अंदर है। ज्वार भाटा में जब ज्यादा हलचल पानी में है वो क्या होता है? बाधक। तरंग तो क्या है? जो एक संचरण है ऊपर नीचे। उसके बाद ये बताओ, अत्यधिक वर्षा बाधक है, क्योंकि वो समय से की आवश्यकता है। उसके बाद में परवाल का हमने क्षेत्र पढ़ा था कि मुख्यतः परवाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 25 उत्तर से 25 दक्षिण। उसके बाद उष्णकटिबंधीय में भी 25 से 30 के मध्य पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप जैसे बरमूडा सबसे मैन उदाहरण है, जो 30 डिग्री से भी बड़े यानी लगभग 32.5 डिग्री अक्षांशों के आसपास स्थिति में परवाल मिलते हैं। लेकिन बहुत से विद्वान उसको वास्तविक परवाल की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तो अधिकतम यानी 30 उत्तर से 30 दक्षिण के मध्य परवाल। उसके बाद में आता है अगला, परवाल भित्तियों के प्रकार। वर्डिंग लिखोगे परवाल भित्ति के प्रकार। तो परवाल भित्ति को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। एक परवाल भित्ति को कहते हैं अनुतटीय परवाल भित्ति, या सीधा भी लिखा जा सकता है तटीय परवाल भित्ति, जो तट के ऊपर है। दूसरी परवाल भित्ति अवरोधक परवाल भित्ति, पहली फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी बैरियर रीफ, और तीसरी परवाल वलय या जिसको एटोल के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की परवाल भित्ति होती है। सबसे पहली जो परवाल भित्ति है 1 नंबर पर, उसके बारे में पढ़ते हैं, अनुतटीय परवाल भित्ति। पहले तो ये लिख लो, परवाल भित्ति के प्रकार। तो परवाल भित्ति के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार। पहली है फ्रिंजिंग रीफ, अनुतटीय परवाल भित्ति। दूसरी है अवरोधक परवाल भित्ति, या जिसको बैरियर रीफ कहते हैं। और तीसरी परवाल वलय या एटोल। बहुत ही सिंपल इसमें 2-3 लाइन में बातें हैं। थोड़े से इनके एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे तटीय परवाल भित्ति पर, या अनुतटीय लिख सकते हो। तो जो तटीय परवाल भित्ति है इसका विकास कहां पर होता है? बिल्कुल तट के पास, या तो किसी महाद्वीप के तट के पास हो सकता है, या किसी द्वीप के बिल्कुल तट के पास इसका क्या होता है? विकास होता है। इसका विकास बहुत ज्यादा गहराई पर भी है वो नहीं मिलता है, कि मुख्यतः हम कह सकते हैं कि 30-40 मीटर की गहराई से इसका विकास होता है तट के सहारे, और परवालों का निक्षेप होता जाता है, और जमाव से भित्ति क्या होती है? ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। और इस तरीके से बिल्कुल तट के पास में जब परवाल का जो चूना है उसके निक्षेप से एक कठोर क्या बन जाती है? चट्टान बन जाती है, जो बिल्कुल तट के पास है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तटीय परवाल कहते हैं। इसमें जो समुद्र की ओर वाला भाग है वो खड़े ढाल वाला होता है। वहां ढाल क्या होता है? बिल्कुल तीव्र होता है, जबकि स्थल की ओर ढाल वो क्या होता है? मंद होता है। कई बार क्या होता है कि तट के पास में इस भित्ति का लहरों के द्वारा कटाव हो जाता है, और एक तट और भित्ति के बीच में क्या बन जाता है? लघु तट, या हम कह सकते हैं छोटी लेगून बन जाती है। वो वास्तविक लेगून नहीं है,
पूछा जाए तो कि इसमें लेगून पाया जाता है क्या तटीय प्रवाल भित्ति में, तो आप कहोगे लेगून नहीं पाई जाती है। यहाँ पर एक जो लहरों की तट से भाग बन गया उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट चैनल, जहां से सिर्फ छोटी नाव तट के सहारे से क्या हो सकती है, उसमें से गुजर सकती है। जबकि लेगून का आकार बड़ा है तो ये एक लेगून नहीं होती है, का जो लेगून का सा रूप बनता है इसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट चैनल कहते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से तटीय प्रवाल भित्ति कौन से द्वीपों पर है। तो तटीय प्रवाल भित्ति में आप देखते हो प्रशांत महासागर में न्यू हेब्राइड्स द्वीप समूह है का एक द्वीप है जिसका नाम है सकाउ द्वीप के ऊपर, फ्लोरिडा द्वीप पर, मलेशिया द्वीप पर, भारत में मन्नार की खाड़ी में रामेश्वर द्वीप के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में नीकोल द्वीप है, वो भी तटीय द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक पूछा जाए तटीय प्रवाल भित्ति या सीधा प्रवाल भित्ति कहां पर है, अंडमान निकोबार में। लेकिन अंडमान निकोबार वाली अधिकतम किस कैटेगरी की है, तटीय। एटोल कहां पर ज्यादा है, भारत में बात करें तो लक्षद्वीप समूह में एटोल या वलय प्रकार की ज्यादा है, जबकि यहाँ पर तटीय। इसी तरीके से एक सोसाइटी द्वीप समूह पीछे आपने पढ़ा प्रशांत महासागर के द्वीपों में। अब सोसाइटी द्वीप समूह का मतलब हो गया कि वहां पर छोटे छोटे कई द्वीप हैं जिनको संयुक्त रूप से हमने नाम क्या दे दिया, सोसाइटी। उसका ये द्वीप जो मलेशिया द्वीप है उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो द्वीप समूह ये जैसे न्यू हेब्राइड समूह का नाम, जैसे हम सीधा नाम पढ़ते हैं लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, तो ये तो द्वीप समूह हुए, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर क्या है, अलग अलग द्वीप है। तो ये विशेष रूप से इन द्वीपों पर पाई जाती है कौन सी, तटीय प्रवाल भित्ति। बिल्कुल तट के पास जैसे ये दोनों डायग्राम बना रहे हैं, ये द्वीप के तट के ऊपर मिलेगी। और द्वीप के तट का मतलब यहाँ तो ये क्या है, आपको एक 2D डायग्राम दिख रहा है, बीच में द्वीप है, उसके चारों ओर बिल्कुल तट से सटी हुई क्या विकसित हो जाती है, प्रवाल भित्ति। बीच में द्वीप, उस द्वीप के चारों ओर सटी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी, जैसे यहाँ तो आपने इधर बना दी और इधर। इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये द्वीप के कहां मिलेगी, चारों ओर। लेकिन महाद्वीप के ये चारों ओर संभव नहीं है, क्योंकि महाद्वीप है उसका तो क्लाइमेट और काफी अक्षांशों में क्या है, विस्तार। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक तट पर एक निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाए। तो लिखोगे तटीय प्रवाल भित्ति में पहली बात, ये महाद्वीप या द्वीप के किनारे पर विकसित होती है। महाद्वीप या द्वीप के किनारे पर विकसित होती है। इसमें समुद्र की ओर तीव्र ढाल 40-45 डिग्री तक ढाल होता है। समुद्र की ओर तीव्र ढाल होता है, जबकि तट की ओर क्या होता है, मंद ढाल। तट की ओर मंद ढाल होता है, इसकी ऊपरी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, इसकी ऊपरी सतह है ऊबड़ खाबड़ होती है, उसके बाद मैं यहाँ आपको मैंने बात सबसे पहले तो ये होगी कि बिल्कुल तट के पास विकसित होगी वो कौन सी कहलाएगी, तटीय कहलाएगी। दूसरी बात याद रखनी है, पोर्ट चैनल कौन सी भित्ति की विशेषता है, जो तटीय भित्ति की। और स्थल और भित्ति के बीच में एक छोटी लेगून बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट चैनल, जहां से नाव परिवहन कर सकती है, जहाज वहां से नहीं कर सकते। देखोगे मुख्य स्थल व भित्ति के बीच, मुख्य स्थल व भित्ति के बीच संकरी लेगून, मुख्य स्थल व भित्ति के बीच संकरी लेगून पाई जाती है।
जिसे बोट चैनल कहते हैं, बोट चैनल कहते हैं। लेकिन बात मैंने आपको बताई कि अभी क्वेश्चन आया वगैरह आ भी सकता है कि निम्न में से किस विधि में लेगून झील का अभाव पाया जाता है? तीनों में से तो किस में पाया जाएगा? तटीय पर किसी भी प्रकार की लेगून नहीं होगी। अवरोधक तट से कहां बनेगी? दूर। तो अवरोधक में तट और उस भित्ति के बीच का बड़ा क्षेत्र क्या है? एक लेगून झील का रूप ले लेता है। और परवाल वलय के तो बीच में क्या है? लेगून पाई ही पाई जाती है इसलिए, लेकिन यहाँ पर कोई वास्तविक लेगून नहीं होती है। उदाहरण लिखोगे, ये ध्यान रखने हैं उदाहरणों में कहां पर ये है, जैसे सरकाव द्वीप जो न्यू हेब्राइड्स द्वीप का भाग है, सरकाव द्वीप, फ्लोरिडा द्वीप, मलेशिया द्वीप जो मलेशिया तक की तरफ स्थित, मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम, मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में निकोल द्वीप, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में निकोल द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार में भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हैं और वो अधिकांश किस प्रकार की हैं? वो तटीय प्रकार की। तो भारत में सर्वाधिक प्रवाल, तो सोसाइटी द्वीप का मलेशिया द्वीप, सोसाइटी द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप है जहां पर तीनों प्रकार की क्या पाई जाएंगी? परवाल भित्ति। वहां के द्वीपों पर ये तीनों मिलेगी। ये एक सिंपल दो ग्राम बना सकते हो कि इधर जैसे यहाँ महाद्वीप था, तो ये तो महाद्वीप के तट के ऊपर हो गई लेना, और ये एक द्वीप के तट पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 नंबर पर देखोगे बेरियर रीफ, अवरोधक परवाल भित्ति, बेरियर रीफ, अवरोधक परवाल। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे अवकलन या निमंजन सिद्धांत, उसके अनुसार कि पहले तट के ऊपर कौन सी बन गई? तटीय। अब क्या हुआ कि ये भाग क्या हो गया? नीचे धस गया, और जब ये नीचे धस गया तो तटीय किसमें डूब गई? पानी में डूब गई है। और अब वो पानी यहाँ ऊपर तक आ चुका है, अब ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगी, दोबारा परवालों का क्या होता जाएगा? निक्षेप होता जाएगा। तो जो जमाव चट्टान ऊपर उठेगी वो तट से थोड़ा क्या होगी? दूर, और उसके समांतर अत्यधिक लंबाई में फैली होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेरियर रीफ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो बेरियर रीफ सागर तट से दूर, उसके समांतर बीच में गैप जाता है। एक सबसे विस्तृत लंबी ऊंची जो परवाल भित्ति होती है वो कौन सी होती है? अवरोधक भित्ति होती है। काफी लंबाई में ये फैली होती है तट के सहारे सहारे, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस भित्ति और तट के बीच में एक क्या बन जाती है? गहरी लेगून बन जाती है, लेगून झील बन जाएगी। तो यहाँ पर अवश्य क्या पाई जाएगी? लेगून झील। तो यहाँ पर बड़ी भाषा में मैं क्या बात होगी? तट के समांतर लंबाई में फैली हुई भित्ति जो तट से क्या है? दूर है, और उसके समांतर है, तो क्या कहलाएगी? वो अवरोधक। अवरोधक क्यों है? क्योंकि ये अधिक ऊंची और लंबी है,
जो जलयानों को तट तक आने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अवरोधक विधि। ये जलयानों को तट तक सीधा आने में रुकावट पैदा करेंगी, क्योंकि वहां पर गहराई क्या हो गई, कम, जबकि जलयान के लिए तो पर्याप्त समुद्र क्या होना चाहिए, बंदरगाह लगाने के लिए गहरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट उदाहरण, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ग्रेट बैरियर रीफ महत्वपूर्ण है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किधर है, पूर्वी तट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से शुरू होकर ये 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैली हुई है, जो 1920 किलोमीटर लंबाई में, जो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। चाहे आपको सीधा नाम दे या कौन सी परवाल भित्ति, तीनों कैटेगरियों में सबसे लंबाई में कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे लंबी है। बैरियर नाम वैसे ही लिखा हुआ है, यानी कौन सी हो गई है, अवरोधक हो गई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। उसके बाद दूसरी फेमस है कैरोलिन द्वीप के तट पर, न्यू कैलोडियन द्वीप के ऊपर, और सोसाइटी द्वीप समूह का रायतिया द्वीप के ऊपर। तो सोसाइटी में तीनों अलग अलग द्वीपों पर क्या मिलती हैं, तीनों प्रकार की एक साथ पाई जाती है। जबकि बाकी में जैसे हम देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह विचारों में गोल विकसित हो गई, अंडमान निकोबार के द्वीपों पर क्या हो गई, तटीय विकसित हो गई, लेकिन सोसाइटी के अंदर है वो द्वीपों पर तीनों प्रकार की। तो ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। तो लिखोगे परवाल मृत्तिका या अवरोधक भित्ति, ये सागर तट से दूर, सागर तट से दूर वह तट के समांतर विकसित होती है, सागर तट से दूर वह तट के समांतर विकसित होती है। ये भित्ति सबसे लंबी, ये भित्ति सबसे लंबी, कोमा चौड़ी या विस्तृत लिख सकते हो, लंबी चौड़ी व ऊंची होती है। अब यहाँ स्थल और भित्ति के बीच में क्या मिलेगी, लेगून झील पाई जाएगी। तो लिखोगे यहाँ स्थल और भित्ति के मध्य, यहाँ स्थल व भित्ति के मध्य गहरी लेगून झील पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है, एग्जाम्पल लिखोगे इसके, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में भी आता है, ग्रेट बैरियर रीफ, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, लिखोगे ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में हम देखते हैं तो ये ऊपर वाला जो प्रांत है वो पीछे हमने पढ़ा है, इसका नाम क्या है, ये जो क्षेत्र है पूरा ये क्वींसलैंड है, और इस क्वींसलैंड के सहारे सहारे ये 9 डिग्री से कहां तक, 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के, दक्षिणी अक्षांशों में शुरू 9 से हो रही है, और 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में यहाँ पर इस क्षेत्र में ये भित्ति फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। और क्वींसलैंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत है, उससे ऊपर ये क्वींसलैंड, तो दोनों नाम दे सकता है कि क्वींसलैंड तट या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। कहां तो लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, या कोष्टक में लिख लो क्वींसलैंड तट पर। तो लिखो ये 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1920 किलोमीटर लंबाई में फैली है। ये विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। ये विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। पहले पूछता हूं, यही पर वो बात लिखी हुई नहीं है। रिपन भित्ति क्या होती है? रिपन भित्ति किसे कहते हैं? यही जो ग्रेट बैरियर रीफ है, लो टाइड के समय निम्न ज्वार में पानी क्या होता है, नीचे उतरता है, तो इसका कुछ भाग पानी से ऊपर दिखाई देने लगता है और उसे क्या कहा जाता है? रिबन भित्ति। जो केवल किस समय, लो टाइड के समय जब जल तल नीचे जाता है तो ये पानी से ऊपर आ जाती है, तो उसको रिबन भित्ति कहते हैं। हाई टाइड में वो भाग नजर नहीं आता, यही लिख लेना, नाम है रिबन भित्ति। इससे जुड़ी हुई है। अच्छा एग्जांपल ना, इससे जुड़ी हुई बात है, पहले ये लिख है, तो इसमें लिख लो कि लो टाइड या निम्न ज्वार के समय, लो टाइड या निम्न ज्वार के समय ग्रेट बैरियर रीफ का, ग्रेट बैरियर रीफ का कुछ भाग पानी से ऊपर दिखाई देने लगता है। उसमें बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे भी होते हैं इसे देखने के लिए। कुछ भाग पानी से ऊपर दिखाई देने लगता है, जिसे रिबन भित्ति कहते हैं। जिसे रिबन भित्ति कहते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था, और रिबन भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित। दूसरा एग्जांपल है कैरोलिन द्वीप। कैरोलिन के तट पे भी बैरियर रीफ है। तीसरा है न्यू कैलिडोनियन द्वीप। न्यू कैरोलिन द्वीप, न्यू कैलिडोनियन द्वीप कहां पर है? प्रशांत महासागर में ही है। और सोसाइटी द्वीप समूह का, सोसाइटी द्वीप समूह का रायकिया द्वीप। ये इसमें डायग्राम इस तरीके का बनेगा, तट से थोड़ी ये दूर बनानी है। वो ये नहीं, वो बालू नीचे तट से दूर बना हुआ। जब हवाएं आती हैं तट से दूर, मगन तट पर बालू रेत के क्या लगा है, इससे एक जमाव, वो रेत के टीले कहां पर आ गए? ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? रोधिका। रो, लहरों द्वारा आपकी स्थापत्यां नहीं है, वो लहरें जब तटों पर कटाव करके वापस किसको ले जाती है? तटीय बालू को अपने साथ। और वो बालू जब तट के समांतर ये कटक के रूप में जम जाती है, साथ में हवाएं इधर से आ रही है, वो भी कुछ तट से दूर निक्षेप कर देती है। तो उस रोधिका के कारण ये तट है, यहाँ पर क्या जमा हुआ है? रेत की निक्षेप। इस रेत के निक्षेप और तट के बीच में जो झील है वो लेगून झील को कहलाएगी। समुद्र में तटों पर खारे पानी की जितनी भी झील बनेगी वो क्या कहलाएगी? लेगून झील। लेकिन इस लेगून झील का निर्माण किससे हो रहा है? वो हो रहा है जो बालू रोधिकाएं हैं उनके कारण। जबकि ये किसके कारण बनी? परवाल भित्तियों के कारण। तीसरा लिखो, परवाल वलय या एटोल। परवाल
वलय या एटोल। तो परवाल वलय एटोल कर्मिक विकास से तीसरे नंबर। जब और अधिक क्या हुआ, निमंजन हुआ। तो पहले तो ये द्वीप के चारों ओर पाई जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं है कि महाद्वीप के चारों ओर पाई जाएगी। अब कोई भी द्वीप है वो नीचे धस गया, तो उससे पहले जो बनी थी तट से दूर, वो कौन सी थी, थोड़ी दूर, वो थी अवरोध। अब और डूबने से उस पर दोबारा जब अत्यधिक परवालों का विकास होता है तो लगभग किस रूप में, वर्ताकार रूप में या रिंग नुमा रूप में, या कुछ बार घोड़े के नाल, पूर्ण वर्ताकार नहीं है लेकिन लगभग क्या हो गई, वर्ताकार सी शेप हो गई। ऐसी एक भित्ति बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एटोल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये पूरी क्या पूरा किसका जमाव है, ये चूने का जमाव, एक चट्टान बन गई। जो जमाव किसने किया है, परवाल जीवों के मरने से जमते गए और एक भित्ति पूरी बन गई है। और इस तरीके से इसकी आकृति लगभग क्या हो गई, वर्ताकार रूप में ही है, वो बन गई है। तो एटोल है। वास्तविक जो एटोल होती है उसके मध्य में क्या पाई जाती है, एक उथला लेगून पाया जाता है। लेगून झील पाई जाएगी बीच में वास्तविक के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी भी एटोल हैं जिनके मध्य के अंदर दो तरीके से बने द्वीप हो सकते हैं। एक तो जो बीच में द्वीप था अवतलन से वो पूरी तरीके से पानी में नहीं डूबा है, और अभी भी उसका कुछ भाग पानी से क्या है, बाहर है। और यहाँ आपको बीच में एक क्या नजर आ सकता है, द्वीप ये भाग है वो नजर आ सकता है, उसके चारों ओर एटोल। कई बार लगातार इस एटोल का है वो क्या होता रहता है, अपवर्तन लहरों द्वारा। और वो अपर्दित मलबा कहाँ जमता रहता है, इसके बीच में, और वो जमता जमता क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तब भी इस एटोल के बीच में क्या बन जाता है, द्वीप बन सकता है। तो कई बार एटोल के बीच में द्वीप भी हो सकता है, लेकिन साधारण हम बात करें तो एटोल के मध्य में क्या मिलेगी, लेगून झील मिलेगी। तो इस तरीके से ये लगभग है। और इसमें सबसे बेस्ट आपको सुना एटोल बहुत महत्वपूर्ण रूप में याद रखना है। सबसे ज्यादा या तो अवरोधक भित्ति में ग्रेट बैरियर रीफ या एटोल में खुना एटोल के बारे में पूछा जाता है। वैसे ये प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा, लेकिन कैरिबियन सागर का थोड़ा सा क्षेत्र भी, एंटीज जो सागर है वहां पर थोड़े क्षेत्र में, अगर क्षेत्र के आधार पर देखें कि एक हम कहेंगे 20 किलोमीटर के दायरे में, तब वहां पर बड़ी मात्रा में क्या मौजूद है, एटोल मौजूद है। लेकिन वैसे पूरे महासागर की बात करें तो ये भी सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रशांत महासागर में। घनत्व इतना ज्यादा है वो कहां पर है, एंटीज के अंदर, कैरिबियन के भाग में। वैसे ये भी मुख्यतः प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा है। हिंद महासागर में ये कहां पर है, तो मालदीव और लक्षद्वीप समूह है, वहां पर ज्यादा क्या पाई जाती है, एटोल पाई जाती है। तो लिखोगे इसमें परवाल वलय या एटोल। स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर, अभी और अधिक दूर हो जाएगी, स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे सागरों में घोड़े के नाल या अंगूठी आकार में, घोड़े के नाल या अंगूठी आकार में। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इन तीनों परवाल रुद्धिकाओं में सर्वाधिक गहराई पर विकास किसका होता है, तटीय का होता है या अवरोधक का होता है या वलय या एटोल का होता है, सबसे नीचे। तो वलय सबसे गहराई से शुरू होगी। यहाँ पर जो भित्ति है ये सबसे ज्यादा गहराई से साधारण है। क्यों, क्या होता गया, निमंजन। पहले 30 पे 90 विकास हुआ, 10 के 60 पे चला गया। अब 30 से 60 में जो कोण सी थी पहले तटीय, वो नीचे डूब गई।
उसके ऊपर नया भित्ति बननी शुरू हुई, तट से दीवार की तरह दूर आ गई। वो कौन सी बन गई? अवरोधक। और अधिक अवतलन हुआ, तो अब और तट से क्या हुआ? दूर, और गहराई भी क्या हो गई? अधिक हो गई। अब जो पहले से बनी हुई थी उन भित्तियों के ऊपर पुनः प्रवाह, क्योंकि वहां तो गहराई तो 30 ही तो नीचे गया, लेकिन क्रम से 30 गया तो 90 चली गई। तो फिर उसके ऊपर पुनः प्रवाह विकसित होते हैं और चूना जमता चला जाता है और तट से बहुत दूर चारों ओर एक वर्तनुमा भित्ति बन जाती है। वो कौन सी होती है? वलयाय। तो इस तरीके से सबसे अधिक गहराई में कौन सी मिलेगी? तो वलय का है वो सबसे अधिक गहराई से शुरू होगी। देखो मध्य में एक उथला लेगून, मध्य में एक उथला लेगून 80 से 140 मीटर तक गहरी झील होती है। मध्य में एक उथला लेगून होता है, तो इसमें भी मध्य में लेगून झील पाई जाती है। कई बार मध्य में द्वीप भी, कई बार मध्य में द्वीप भी स्थित होता है। फिर एक बात याद रखना, आपको छोटे सागर दे कि लाल सागर या अंडमान सागर या अरब सागर या एंडलीज सागर, किसमें एटोल सबसे ज्यादा है? तब एंडलीज सागर। लेकिन कहा जाए आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में से एटोल सबसे ज्यादा कहाँ? तब प्रशांत महासागर उत्तर करोगे। तो इसमें लिखोगे क्षेत्रीय, तो सीमांत सागरों में तो किसमें है? एंडलीज सागर में। तो लिखोगे एंडलीज सागर में सर्वाधिक एटोल है, ये सीमांत सागरों में है। एंडलीज सागर जो कहां पर है? कैरिबियन सागर ही है, कैरिबियन सागर के तबाही। एंडलीज सागर में सर्वाधिक एटोल है, लेकिन महासागरों में सर्वाधिक एटोल, लेकिन महासागरों में सर्वाधिक एटोल प्रशांत महासागर में। इसके एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल में है फुनाफुटी एटोल। फुनाफुटी एटोल ये पर्टिकुलर नाम है जो मानव खोपड़ी के आकार की है, फुनाफुटी एटोल। और ये कहां पर है? तो ये एलिस एक द्वीप है, और किस द्वीप समूह का है? तुवालू। पीछे द्वीप पढ़े हैं प्रशांत महासागर के, जिसमें एक द्वीप आपने तुवालू भी पढ़ा है। उस तुवालू द्वीप समूह का ये भाग है एलिस द्वीप, उसके किनारे पर जो है वो है फुनाफुटी एटोल। तो लिखोगे ये तुवालू द्वीप समूह के एलिस द्वीप पर है, तुवालू द्वीप समूह के एलिस द्वीप पर है। ये मानव खोपड़ी आकार में, मानव खोपड़ी आकार में 11 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के मध्य, तुम साउथ समझ गए, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 2 नंबर पर लिखो फिजी द्वीप समूह पर है। फिजी द्वीप समूह भी कहां पर है? प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप समूह पर ला है बिकनी द्वीप, बिकनी द्वीप समूह पर। लक्षद्वीप समूह में ये एटोल है, लक्षद्वीप समूह है। और मालदीव मुख्यतः यहाँ ज्यादातर फेमस एग्जाम्पलों में 2-3 हो रहे हैं।
एक यही नाम लिख लोगे, फेरोस। छोटी एटोल को क्या कहते हैं? फेरोस, जो बहुत छोटी होती है, फेरोस। एक छोटी एटोल जिसके मध्य में, एक छोटी एटोल जिसके मध्य में उथले जल की छोटी लेगून होती है, उथले जल की छोटी लेगून होती है। तो ये आपके तीन परवाल विधियां, तटीय, अवरोधक और एक दो। अपन इसमें से एक दो पर एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद परवाल विधियों में आता है सिद्धांत। वर्डिंग लिखोगे, परवाल भित्ति उत्पत्ति के सिद्धांत, कि कैसे ये परवाल भित्तियां बनती हैं। परवाल भित्ति उत्पत्ति के सिद्धांत। परवाल भित्ति की उत्पत्ति के मूल रूप से तीन सिद्धांत हैं, जिसमें पहला नाम आता है अवतलन सिद्धांत, जिसको किसने दिया? डार्विन ने। जिसका आगे डेविस और डाना ने क्या किया? समर्थन किया कि अवतलन के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर डेविस ने खुद ने कोई सिद्धांत न देकर पहले के सिद्धांतों को ही समर्थित किया था। इसके लिए अवतरण का मतलब स्थिर, स्थल भाग में वो क्या है? अस्थिर है, नीचे धस रहा है, इसलिए इसको स्थल की अस्थिरता का सिद्धांत या निमंजन सिद्धांत भी कहा जाता है। निमंजन का मतलब भी क्या होना? जलमग्न, तो इसे निमंजन सिद्धांत भी बोलते हैं, जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत, जो इसका उल्टा है। डार्विन ने कहा स्थल नीचे धस गया, लेकिन जॉन मर्रे वास्तविक प्रतिपादक था। आगासाकी ने उसका समर्थन, सेम्पर ने भी उसका समर्थन किया। तो इसने कहा कि स्थल नीचे नहीं धसा, और स्थल नीचे नहीं धसा तो इसने ना ही जल की स्थिति में परिवर्तन माना, कि जल और स्थल दोनों क्या रहे हैं? स्थिर। सिर्फ लहरों ने क्या किया है? अपर्दन। इसको लहर कटाव सिद्धांत भी बोलते हैं। अपर्दन किया है, उससे विकास हुआ। कैसे? ये भी आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, जो किसने दिया? टेली ने, जिसने कहा स्थल तो स्थिर रहा है, लेकिन सागर तल क्या रहा है? अस्थिर। सागर तल अस्थिर, की ग्लेशियर जब बर्फ जिमी, हिमयुग आया तो जलतल कहां चला गया? नीचा। बर्फ पिघली तो जलतल कहां गया? ऊंचा। किसने? जलतल में परिवर्तन। किसने? नहीं, कि ग्लेशियरों पर पानी कहां ना बंद हो गया? सागरों में पानी कहां रुक गया पूरा का पूरा? कि ग्लेशियरों पर या महाद्वीपों पर। नदियां हैं वो पूरा का पूरा आंतरिक भागों में, तो कि जो धीरे धीरे बर्फ पड़ने लगी तो पानी पहुंचना ही बंद हो गया। तो इन्होंने कहा कि जलतल कहां गिरा? कि नीचे गिरा है। जो क्या हुआ? वापस पिघली बर्फ काफी पूरी की पूरी, तो कहां पर? जलतल बढ़ा, क्योंकि वायुमंडल में तो बड़ी मात्रा में नमी है। वो भी महाद्वीपों पर किस रूप में जम गई थी? पूरी बर्फ की मोटी परत के रूप में। बर्फ पिघलेगी तो कि जलतल बढ़ा। तो इसने एक को किसको परिवर्तित माना? जलतल को। इसने स्थल को, इसने दोनों को स्थिर माना, कि दोनों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। लास्ट में डार्विन ने दो को मिलाकर एक बात कही कि प्रवाल विधियों का विकास अवतलन और हिमनद क्रिया दोनों का संयुक्त परिणाम। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं अवतलन सिद्धांत। तो पहले तो लिख लो ये तीनों नाम। प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांत, पहला लिखो अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत।
तो डार्विन ने प्रतिपादक कौन है, आगे तो डिटेल वहां सिद्धांत में लिख लेना चाहिए। मैंने प्रतिपादक इसका कौन है, डार्विनी है। समर्थन किया था उन्होंने तो स्थल स्थल सिद्धांत सबसे पहले मूल रूप से प्रतिपादन किसने किया, जॉन मर्रे ने। जॉन मर्रे। फिर यही बात सेम किसने कर दी, आगासिस गार्डिनर, इन्होंने भी यही सिद्धांत है वो दो चार लाइन तोड़ तोड़ के दे दिया। तो ये भी आगासिस और गार्डिनर से और हिमनद नियंत्रण सिद्धांत टेली का। अब थोड़ी सी जैसे इस डायग्राम के अनुसार चर्चा करते हैं अवकलन सिद्धांत। तो सबसे पहले डार्विन ने इसको 1837 में दिया था। इससे पहले अवकलन की बात है वो कैमिलो ने कर दी थी, लेकिन उसने वास्तविक रूप से सिद्धांत दिया नहीं। तो देने वाला कौन था, डार्विन। संशोधन इसने अपने सिद्धांत में कब किया, 1842। उसके बाद इसने की किस द्वीप को आधार माना, तो बिकनी द्वीप को, जो कौन से द्वीप समूह पर है, मार्शल द्वीप समूह पर ही बिकनी द्वीप है। यहाँ की परवाल मिट्टी का इसने अध्ययन करके अपना सिद्धांत दिया। इसने बड़ा इजी रूप में है। इसने कहा सबसे पहले जहां अनुकूल दशा मिलती है चबूतरे में, अंतर सागरीय चबूतरे, वहां पर तट के सहारे परवालों के निक्षेप से सबसे पहले जमाव से कौन सी मिट्टी विकसित होती है, तटीय। जैसे ये द्वीप है, इस द्वीप के सारे यहाँ ये जमाव होता गया और यहाँ पर इस पूरे पर तटीय मिट्टी का निर्माण हो गया। ये सबसे पहले तटीय, लेकिन उसके बाद ये द्वीप क्या हो गया, नीचे धस गया। यानी ये भाग कहाँ धसता जा रहा है, नीचे धसता जा रहा है। यहाँ हाइट ज्यादा थी, यहाँ की अवकलन हुआ, स्थल नीचे चला गया। स्थल नीचे धसते ही अब स्थिति क्या हुई कि यहाँ पर जो परवाल थे ये किसमें डूब गए, पानी में डूब गए। ये किसमें डूब जाएंगे, पानी के अंदर। मान लो ये नीचे धस गया और अब पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। पानी का तल ऊपर बढ़ेगा, स्थल नीचे जाएगा। तो पानी का तल यहाँ आ गया, तो यहाँ पर जो परवाल विकसित थे उनके ऊपर दोबारा निक्षेप होता जाएगा और वो ऊपर बढ़ता जाएगा। यहाँ वाला भी कहाँ बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से अब इस तट और परवाल मिट्टी का गैप क्या हो गया, बढ़ गया। और इस तरीके से अब इस तट से दूर कौन सी विकसित हो गई है, अवरोधक परवाल मिट्टी विकसित हो गई। उसके बाद पुनः और अधिक क्या हुआ, अवकलन हुआ और अधिक। यहाँ पर अब ये द्वीप पूरा का पूरा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। नीचे जाने के कारण जो अवरोधक थी अब वो पूर्ण रूप से वर्ताकार रूप से किस रूप में दिखने लग जाएगी, एटोल के रूप में दिखेगी। बीच से द्वीप क्या हो गया, गायब हो गया। लिखा एटोल के मध्य, मुख्य एटोल तो वही है जिसके मध्य में क्या है, एक शिशला लेगून है, सी से 140 मीटर। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ निक्षेपण से या विशिष्ट रूप से थोड़ा सा भाग, जैसे इस द्वीप का यहाँ रह जाता, ऊपर रह जाता, तो एक हल्का क्या नजर आता अपने को, छोटा इसमें द्वीप नजर आता। लेकिन सामान्यतः इसके अंदर क्या है, द्वीप है वो नहीं होता। तो कर्मिक रूप से अवकलन से ये विकसित होता। अब कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। विरोध इसलिए किया गया कि जैसे सोसाइटी समूह पर एक साथ तीनों परवाल मिट्टी पाई जाती, इसके अनुसार तो या तो किसी द्वीप के किनारे क्या होनी चाहिए, वर्तमान में तटीय होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, अवरोधक होनी चाहिए, या एटोल। क्योंकि अगर आप तटीय है वहां, तो इसने तो कहा नीचे धसता गया, तो अवतलन हो गया, तो तटीय किसका रूप ले लेगी, अवरोधक का। लेकिन एक द्वीप के एक किनारे के ऊपर तो उसी एरिया में मौजूद है द्वीप पे तटीय, उसके बाद उसी के पास थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए वहां पर है अवरोधक, और उसी से 15-20 किलोमीटर आगे द्वीप है, उसके ऊपर क्या है,
एटोल। तो अवतलन ये तो है नहीं, 2 किलोमीटर के एरिया में अवतलन हो गया। सागर तली नीचे जाएगी तो व्यापक स्तर पर क्या होगा, दसाव होगा, अवतलन होगा। तो कि तीनों एक साथ कैसे मौजूद है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा लोग ने इसकी बात का समर्थन में ये था कि कई जगह जैसे बिकनी द्वीप है, यहाँ पर क्या है कि जो है वो लगभग 150 से 180 फेदम गहराई तक भी क्या मौजूद है, परवाल भित्ति मौजूद है। आपने पीछे पढ़ा परवाल भित्ति कितनी गहराई में विकसित होती है, गहराई कितनी चाहिए परवाल विकास के लिए, 30 से 50 फेदम। भाई 30 से 50 फेदम की गहराई पर जहां मदन चबूतरे हैं वहां पर परवाल, तो कि 180 या 200 फेदम पर तो जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, वहां पर परवाल भित्ति कैसे मौजूद है। तो वहां पर परवाल भित्ति तो कैसे जा सकती है, नीचे दसाव से। वो भाग दस्ता दस्ता कहां चला गया, नीचे। इसीलिए तो इसने अपने अध्ययन में बिकनी द्वीप, मार्शल द्वीप चुना था जहां पर कि अवतलन हुआ था। लेकिन विद्वानों ने कहा ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर अवतलन के कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी वहां पर एटोल पाई जाती है। तो इस तरीके से बात हुई है, ये भूल है। बात कह कोई भी सकता है, उसको काटने के लिए भी लोग कई तरीके के क्या कर सकते हैं, सवाल। तो ये सिद्धांत दिया, उसके बाद इसके विरोध में दूसरा सिद्धांत आया। हाँ, हाँ, द्वीप के ऊपर, द्वीप के ऊपर तो जैसे शुरुआती समय में ही नहीं थी, तो ये जब चला गया बात तो तेरी भी सही है। लेकिन जब इस समय द्वीप के ऊपर बढ़ेगी, यहाँ तक तो बढ़ नहीं सकती। ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, बाहर तक तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब ये पूरा हो गया तो यहाँ पर इस पर क्या पाए जाएगी, ये इसलिए यहाँ उस पर आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, परवाल जीवित मिलेंगे। लेकिन ये जीवित परवाल यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके साइड का भाग तो इससे क्या मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा। क्योंकि वहां तो मरे हुए ने लंबे समय से क्या किया, निक्षेपण जमाव शुरू कर दिया है। अब भविष्य में हो सकता है वही बात कि यहाँ पर भी जमाव होते होते बीच में द्वीप आ जाए, जमाव होते होते उससे क्या हो सकता है, ऊपर आकर के बीच में एक और यहाँ पर नया क्या बन जाए, द्वीप बन जाए, उस पे वनस्पति उगाए। लेकिन इधर वाले भाग को जब वर्तमान में है तो ये क्या मिलेंगे, ज्यादा ऊंचे, और बीच का भाग क्या है, नीचा। इसलिए तो कहा कि बीच में द्वीप विकसित हो सकते हैं। या तो दूसरी बात है कि साइड का भी ऊंचाई मिलेगा, ये साइड को जिसे दसाव होगा, ये प्राचीन है तो ऊपर मिलेगी, पहले से विकसित विद्या है। और दसाव वही कुछ नहीं, हाँ ऐसे कुछ कहते हैं कि अपवर्तन, ये भी आगे आएगी बात। अभी जस्ट इसके बाद कि कटाव के कारण से वो बात भी जस्ट आई है कि लोगों ने नहीं माना कि लहरें इतना कटाव नहीं कर पा सकती हैं। तो वो बात तो हर आदमी कहता है ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए ये इन्होंने अपनी क्या दी है बात, कोई बात है कि हम इसके विरोध में क्या कह सकते हैं कि इनका विकास ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। तो वो तो एक सिद्धांत का मतलब एक व्यक्ति ने अपनी क्या रखी है, राय रखी है। तो इसमें लिखोगे पहले भी अवतलन सिद्धांत। भाई ये पूर्णतः सही होता तो इनकी जरूरत ही नहीं थी बाकी की। तो इसमें लिखो अवतलन सिद्धांत पे प्रतिपादक डार्विन 1837 ईस्वी में, संशोधन किया 1842 ईस्वी में। नोट लगा के लिखोगे अवतलन की बात सबसे पहले केमिलो ने कही थी। संशोधन डार्विन, अपने सिद्धांत में डार्विन द्वारा संशोधन किया गया था। तो अवतलन की बात सबसे पहले केमिलो ने कही थी, लेकिन विस्तृत व्याख्या डार्विन ने, लेकिन विस्तृत व्याख्या डार्विन ने।
देखो इसने कहां पर अध्ययन करके सिद्धांत दिया, तो इसका अध्ययन का आधार है, ये भी पीछे पूछा हुआ है। डार्विन ने अध्ययन कहां पर किया? पिकनी द्वीप। लिखोगे अध्ययन का आधार पिकनी द्वीप, पोस्टर में लिख लो मार्शल द्वीप समूह है। फिर लाइन लिखी है, इस सिद्धांत का समर्थन डेविस व डाना ने भी किया। इस सिद्धांत का समर्थन डेविस व डाना ने भी किया। इसे डार्विन डाना का निमंजन सिद्धांत, इसे डार्विन डाना का निमंजन सिद्धांत, इसके भी अंडरलाइन कर लेना। वह स्थल की अस्थिरता का सिद्धांत, स्थल को क्या माना? स्थल की अस्थिरता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत जिस पुस्तक में दिया गया है वो लिख लो, पुस्तक है डेविस की पुस्तक। हाँ, उसने बाद में डेविस ने उल्लेख किया इसका, ये डेविस की पुस्तक में उल्लेख है पूरा। द कोरल रीफ प्रॉब्लम, द कोरल रीफ प्रॉब्लम में इसका वर्णन है। अब इसमें शॉर्ट में हुआ क्या, बेसिक सिद्धांत की व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में तो सबसे पहले क्या होता है, इसने क्या कहा कि किसी आदर्श चबूतरे के ऊपर तट के सहारे परवाल विकास होकर कौन सी भित्ति बनाते हैं? तटीय परवाल भित्ति बनती है। तो पहली लाइन में लिखोगे कि सर्वप्रथम किसी आदर्श चबूतरे पर परवालों का विकास होता है और इनके सागर तल से ऊपर की ओर बढ़ने पर सागर तल से ऊपर की ओर बढ़ने पर तट पर तटीय परवाल भित्ति, तट पर तटीय परवाल भित्ति, ये इस तरीके से आप डायग्रामिक भी बना सकते हैं। सबसे पहले तटीय परवाल भित्ति बनती है, कंडीशन ए। 2 नंबर पर लिखो, इसके बाद सागर तल में अवतलन से, सागर तली के अवतलन से तटीय परवाल भित्ति गहराई में डूब जाती है। तटीय परवाल भित्ति गहराई में डूब जाती है तथा तब इस पर पुनः
विकास से पुनः परवाल विकास से तट से दूर व समांतर, तट से दूर व समांतर तट को अवरोधक भित्ति का विकास होता है, अवरोधक भित्ति का विकास होता है। तीसरी स्टेप में इसके बाद कर्मिक अवकलन से, इसके बाद कर्मिक अवकलन से परवाल वलय या एटोल, परवाल वलय या एटोल का विकास होता है। ये तो इसने एक सिद्धांत दिया कि कर्मिक रूप से पहले फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग के बाद बैरियर रीफ और बैरियर रीफ के बाद एटोल का विकास होता है। लेकिन इसके पक्ष विपक्ष में प्रमाण में लोगों ने इसकी आलोचना की। आलोचना की वजह क्या है तो लिखोगे इसमें आलोचना बिंदु। अब इस सिद्धांत के अनुसार तो किसी द्वीप समूह के तट पर एक समय में एक ही परवाल भित्ति होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी द्वीप समूह में एक साथ तीनों प्रकार की परवाल भित्ति पाई जाती है। अब इस सिद्धांत के अनुसार वो संभव नहीं है, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। पहली बात लिखोगे इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में किसी तट पर, एक समय में किसी तट पर केवल एक ही प्रकार की भित्ति होनी चाहिए। एक समय में किसी तट पर केवल एक ही प्रकार की भित्ति होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी द्वीप समूह पर तीनों प्रकार की भित्ति, सोसाइटी द्वीप समूह पर तीनों प्रकार की भित्ति एक साथ पाई जाती हैं। इसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। दूसरा लिखो सोलोमन द्वीप व पलाऊ द्वीप पर। अब जो सोलोमन द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में, दूसरा पलाऊ द्वीप है, वहां पर क्या है थोड़ा सुन लो, तो वहां पर निमंजन नहीं हुआ। वहां पर किसके प्रमाण है? उन्मंजन के प्रमाण है। फिर भी वहां पर क्या पाई जाती है? एटोल पाई जाती है। तो इसके अनुसार तो वहां एटोल नहीं होनी चाहिए थी, प्रवाल भित्तियां नहीं होनी चाहिए थी, तो वहां क्यों है वो भी ये व्याख्या नहीं करता। तो सोलोमन द्वीप व पलाऊ द्वीप पर निमंजन की बजाय, निमंजन की बजाय उन्मंजन के प्रमाण है। निमंजन के बजाय उन्मंजन के प्रमाण है। फिर भी वहां तटीय व अवरोधक भित्ति, फिर भी वहां तटीय व
तटीय व अवरोधक भित्ति पाई जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वहां वो नहीं पाई जानी। ये तो पहला सिद्धांत है अवकलन, लेकिन फिर भी अवकलन सिद्धांत क्या है, काफी मान्य सिद्धांत है। 2 नंबर पे स्थिर स्थल सिद्धांत, दूसरे नंबर पे लिखो स्थिर स्थल सिद्धांत। तो स्थिर स्थल जो सिद्धांत है, मूल रूप से तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, जॉन मरे ने ही प्रतिपादित किया था 1800। और इसने क्या माना कि जल और स्थल दोनों क्या है, स्थिर, इसलिए इसको जल व स्थल की स्थिरता का सिद्धांत भी कहते हैं कि दोनों ही क्या है, स्थिर। तो फिर इसके अनुसार कैसे परवाल विकास हो गया, परवाल भित्ति कैसे बनी, थोड़ा सा समझना है। यहां पर 3 दशाएं, ये सबसे पहली कंडीशन में समुद्र में कोई एक ज्वालामुखी द्वीप है, यही मान लो ऐसी किसी भी क्रिया से बना एक द्वीप है जो समुद्र की सतह या समुद्र की सतह से बाहर तक हो सकता है। दूसरा एक द्वीप है जो काफी गहराई में है, पानी के अंदर खूब गहराई में डूबा हुआ द्वीप है जर्मन, ये सी लेवल है, पानी की सतह है, ये काफी गहराई तक डूबा हुआ है। तीसरी स्थिति में ये जो द्वीप है, ये सागर की सतह से सी लेवल से कितनी गहराई पर है, 30 फेदम। यहां पर ये लाइन है, ये कितनी फेदम गहराई है, 30 फेदम गहराई है, इसकी गहराई है 30 फेदम। तो यहां पर जॉन मरे ने कहा, जिसे लहर कटाव सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, तो इसने कहा कि परवाल भित्ति का विकास या परवालों का विकास की आदर्श गहराई कितनी होती है, 30 फेदम। इन्होंने कितनी गहराई पे माना कि 30 फेदम की गहराई पर ही परवालों का विकास होता है, कि जो 30 फीट की गहराई पर जो चबूतरे हैं उन्हीं पर परवालों का विकास होता है। अब कई लोगों ने कह दिया कि 30 फेदम से नीचे के ऊपर भी बना है तो ऊपर भी, तो इसने कहा कि सागरीय लहरों के द्वारा जो ऊंचे ज्वालामुखी द्वीप थे उनका लगातार अपर्दन होता गया, कटाव होता गया। यहाँ लहरों ने क्या किया है, अपर्दन, और ये भाग कट करके कितनी गहराई तक नष्ट हो गया, 30 फेदम की गहराई तक नष्ट हो गया, जो ऊपर उठा हुआ था पानी से, और कट कट कर 30 फेदम तक आ गया। इसी तरह इसने कहा जो नीचा था, जैसे मैंने लिखा है मान लो 60 फेदम गहराई पे था, इस नीचे चबूतरे पर लगातार क्या हुआ, निक्षेपण, जमाव हुआ। जो यहां से अपर्दन से मलबा था लहरों का, वो नीचे भागों पर क्या होता गया, जमता गया, और निक्षेपण होते होते ये मलबा कहां तक आ गया, 30 फेदम की गहराई तक जम के आ गया इस द्वीप पर। और अब इसकी गहराई की सतह से कितनी हो गई, 30 फेदम, और इसकी गहराई भी कितनी हो गई, 30 फेदम। यानी ये दोनों किस कंडीशन में बदल गए, इस बीच वाली कंडीशन में, आदर्श स्थिति में, कि गहराई कितनी पर आ गई, 30 फीट। अब इसके ऊपर किसका विकास होगा, कि परवालों का विकास हो जाता है और परवाल भित्ति है वो बनती है। तो ये बात तो इसने कह दी, लेकिन काफी इसकी आलोचना हुई। इससे आगे क्या कहा, पहले तटीय भित्ति बनती है, उसके बाद तट के पास इसने कहा लहरें क्या करती हैं, विलयन की क्रिया। पानी क्या करता है कि जो चुना क्या है, कैल्शियम, उसको क्या कर लेता है, घोल लेता है, और तट के पास घुलन क्रिया से तट से दूर भित्ति चली जाती है धीरे धीरे, और वो कौन सी हो जाती है, अवरोधक, कि और लंबे समय तक घुलन क्रिया जारी रहने से तट से बहुत दूर के चारों ओर भित्ति पहुंच जाती है। वो कौन सी है, वो एटोल बल है। यहां पर जॉन मरे कई बातों में फंस गए। वो ये है, पहली बात, इनके अनुसार, जो आप भी इतना पढ़ा हो तो कुछ आज सवाल आप भी कर सकते हो, कि जैसे 30 फेदम से ज्यादा गहराई पे भी परवाल भित्ति है,
भाई 60 फेदम पर भी परवाल भित्ति पाई गई है, इसके अनुसार तो कितनी गहराई पर 30 फेदम से नीचे क्या नहीं होनी चाहिए, परवाल भित्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले है वो डार्विन ने कौन सा द्वीप लिया था, बिकनी द्वीप, वहां तो काफी गहराई के ऊपर है वो परवाल भित्ति है, तो यहां पर इसके पास जवाब नहीं। दूसरी बात, एक साथ लहर घूर्णन क्रिया भी कर रही है, अपवर्तन भी कर रही है और निक्षेपण का कार्य भी कर रही है। तो इस तरीके से ये संभव नहीं है कि लहरें तट के पास एक जगह तो क्या कर रही है, कटाव, और एक जगह क्या कर रही है, जमाव, निक्षेपण। तीसरी बात ये कि लहरों में इतनी शक्ति नहीं है कि समुद्री लहरें 30 फेदम की गहराई तक क्या कर सके, कटाव कर सके। 30 फेदम तक वो कटाव करे ऐसा संभव नहीं है। तो इस सिद्धांत से भी सभी लोग समर्थित नहीं हुए। इसने भी यही कहा करनी पहले तटीय, फिर अवरोधक और फिर टोल। अब वही बात यहाँ की, एक ही द्वीप के तट पर तीनों है, तटीय भी मौजूद है, अवरोधक भी, तो जो तटीय है वहां घुलन क्रिया उस जगह क्यों नहीं हुई और दूसरी जगह क्यों हो गई, तो उसकी भी कोई व्याख्या यहाँ पर नहीं थी। मेन बात यह है कि इसने मैन बल दिया लहरों की क्रिया को, कि लहरों द्वारा अपवर्तन और निक्षेपण से जलमग्न चबूतरे ज्यादा गहरे हैं, वहां निक्षेपण होकर वो 30 फेदम पर आ गए, और ऊपर उठे हुए थे वो कटाव से कहां पहुंच गए, 30 फेदम पर, और फिर उन पर क्या हो गया, परवाल विकास। ना तो इसने ये कहा कि तली नीचे धसी, ना इसने ये कहा कि पानी का लेवल ऊपर गया है, पानी और स्थल दोनों को इसने स्थिर माना, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, जल व स्थल स्थिरता का सिद्धांत। तो लिखोगे स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत। प्रतिपादक पीछे लिखा है, एक बार दोबारा लिखना चाहूं, 1880 में किसने प्रतिपादन किया, जॉन मर्रे ने। 1880 में जॉन मर्रे। कौन कहते थे ऐसा है नहीं संभव, इसने तो अपनी बात कहती, लेकिन आलोचक तो फिर ये ऐसा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल वो है ही। अब इसमें नेक्स्ट में लिखोगे फिर, इसे जल व स्थल की स्थिरता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे जल व स्थल की स्थिरता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसने दोनों को क्या माना है, स्थिर माना है। तो इसे जल व स्थल की स्थिरता का, लाइन चेंज करके लिखोगे, इनके अनुसार परवालों का विकास, परवालों का विकास 30 फेदम की गहराई पर 30 फेदम की गहराई पर अंतः सागरीय चबूतरों पर, अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। 30 फेदम की गहराई पर अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। अब विद्वानों ने इसमें थोड़ी तो कोशिश की कि सारे चबूतरे 30 फेदम की गहराई पर हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन इसने कहा कि कैसे वो 30 फेदम पे आ जाएंगे, तो लाइन चेंज करके इन्होंने कहा कि सभी चबूतरे 30 फेदम गहराई पर ही मौजूद हों, सभी चबूतरे 30 फेदम की गहराई पर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है।
लाइन चेंज करके लिखो। वैसे तो शॉर्ट में इससे समझ जाओ, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या में समझो कि सागर तल से ऊपर उठे, सागर तल से ऊपर उठे ज्वालामुखी द्वीपों पर अपरदन क्रिया द्वारा अपरदन क्रिया द्वारा तथा बहुत अधिक गहराई में डूबे द्वीपों पर, इसमें अपरदन से पहले एक नाम जोड़ना, लहरों से अपरदन, ये जो ऊपर उठे भाग है ज्वालामुखी द्वीप, उन पर किससे अपरदन माना गया कि लहरों से अपरदन क्रिया द्वारा तथा बहुत अधिक गहराई में डूबे द्वीपों पर लहरों से निक्षेपण द्वारा, वो कितनी गहराई को प्राप्त कर लेते हैं 30 फेदम, लहरों पर, लहरों द्वारा निक्षेपण द्वारा 30 फेदम गहराई प्राप्त कर लेते हैं। लाइन चेंज करके, इन चबूतरों पर सर्वप्रथम तटीय भित्ति की है। सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले तटीय भित्ति, इन चबूतरों पर सर्वप्रथम तटीय भित्ति, तो पहले कौन सी विकसित होगी, तटीय भित्ति विकसित, उसके बाद गुलन क्रिया से तट पर, सबसे पहले तटीय भित्ति, उसके बाद गुलन क्रिया से तट पर लेगून विकास, गुलन क्रिया से जब तट पर लेगून बन गई तो लेगून से आगे कौन सी भित्ति मिलेगी, अवरोधक हो जाएगी पहले, फिर एटोल, तो तट पर लेगून विकास से अवरोधक भित्ति बनती है, अवरोधक भित्ति बनती है। और फिर क्रमशः अवरोधक भित्ति बनती है, फिर क्रमशः परवाल वलय का विकास होता है, एटोल का विकास। अब इसकी भी आलोचना, ऐसा सिर्फ कहां पर है कि सोलोमन द्वीप ऐसा है जहां पर परवाल भित्ति केवल कितनी गहराई पर विकसित है, 30 फेदम पर है, बाकी जगह बहुत आलोचना। तो ये सिद्धांत कौन से द्वीप पर लागू है, सोलोमन द्वीप की भित्ति की तो व्याख्या करता है, लेकिन बाकी जो सवाल है इसकी आलोचना, तो आलोचना में लिखोगे पहली आलोचना है वो बहुत से द्वीपों पर 30 फेदम से अधिक गहराई पर, बहुत से द्वीपों पर, जैसे सोसाइटी द्वीप पे ही है, पिकनी द्वीप पे भी है, 30 फेदम से अधिक गहराई पर परवाल भित्ति स्थित है। बहुत से द्वीपों पर 30 फेदम से अधिक गहराई पर परवाल भित्ति, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, ये सिद्धांत या जॉन मरे, उनकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता। दूसरी जो बात है, जैसे इसके कहा गुलन क्रिया, अब ये बताओ गुलन की क्रिया बेसिक पूछता हूं, फ्रेश वाटर की ज्यादा होगी या लवणीय वाटर की,
घुलन क्रिया किसकी? ताजा है, ताजा में नमक नहीं है, वो क्या करेगा? लवण घोल लेगा, और जिसमें पहले से बड़ी मात्रा में क्या मौजूद है? लवण है, तो उसकी विलयन घोलने की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप सीधा ये देखना कि घर में आप चीनी या नमक ताजा जल में घोल रहे हो, जल्दी से घुल गया हो ताजा जल में, लेकिन उस पानी में पहले से आप 200-300 ग्राम क्या है? नमक घोल के रख लो, और फिर उसमें और नमक डालो, 100 ग्राम और बोलो, एक ऐसा पानी लो जिसमें पहले से नमक बिल्कुल नहीं है। कौन से में आपको 100 ग्राम जल्दी मिलेगा? जिसमें पहले से नमक बिल्कुल नहीं था, वो तुरंत उसको क्या कर लेगा? विलयन की क्रिया कर लेगा। इसलिए कि लवणीय जल की घुलन क्षमता क्या होती है? कम होती है, और इसकी घुलन क्रिया से ऐसी वित्ती बनना संभव नहीं है। तो दूसरी बात, समुद्र के लवणीय जल की घुलन क्षमता बहुत कम होती है। समुद्र के लवणीय जल की घुलन क्षमता बहुत कम होती है। घुलन से संभव नहीं माना गया। तीसरी बात, समुद्री लहरों द्वारा 30 फेथम तक, समुद्री लहरों द्वारा 30 फेथम गहराई तक क्या संभव नहीं है? अपरदन या कटाव संभव नहीं है। समुद्री लहरों द्वारा 30 फेथम गहराई तक अपरदन संभव नहीं। अगली बात, किन्होंने एक साथ अपरदन और की बात कही जो सही नहीं है। इन्होंने एक साथ अपरदन व निक्षेपण की बात कही जो संभव नहीं है। इसी तरीके से जैसे हम कहें कि तट के पास, तो इसने कहा तट के पास जो लेगून है उसमें घुलन होता है, जबकि लेगून में तो धीरे धीरे लहरें क्या करेंगी? निक्षेपण। भाई लहर चली कट रहा है तो नीचे का भाग है लेगून बनी, उसमें तो मलबा क्या होता जाएगा? जमता जाएगा। जबकि ये तो क्या कह रहा है? लगातार उसमें क्या होता गया? घुलन, और गहरी और दूरी बढ़ती चली गई। इस तरीके से ये सिद्धांत था। तो डायग्राम के रूप में थी, समझ भी जाओगे कि ये ऊंचे उठा भाग था। फिर यहाँ पर क्या हुआ? अपरदन कितनी गहराई तक पहुंच गया? 30 फेथम। ये भाग क्या था? नीचा चबूतरा जलमग्न चबूतरा, गहराई में इस पर क्या हुआ? निक्षेपण। कितनी गहराई तक आ गया? 30 फेथम तक। फिर इन पर क्या हो जाएगा? परवाल विकास। तीसरा सिद्धांत लास्ट है, वो लिखो, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। तो हिमनद नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया दिल्ली में 1915 में। बेसिक सी बात है, इस सिद्धांत के अनुसार कि सबसे पहले जब प्लीस्टोसीन युग की इसने व्याख्या की कि प्लीस्टोसीन युग में हिमयुग आया, कई बार हिमयुग हुए, तो उस समय जो ओरिजिनल सी लेवल था ये क्या हुआ? नीचे गिर हिम के दौरान, और इस तरीके से यहां पर किसी मगन चबूतरे पर जो परवाल भित्ति थी वो पानी से बाहर आ, और बाहर आने के बाद यहां तक इसका क्या हो गया?
कटाव हो गया, पानी से बाहर है तो तट के ऊपर उसका अपरदन लगातार होता गया और इस तरीके से अपरदन के बाद वो कहां तक पहुंच गई, इस सी लेवल। ये सी लेवल कब है, हिमयुग के दौरान। और इस समय यहां तक अब दोबारा जब इसने कहा कि एक द्वीप है, यहाँ द्वीप मान के चलो आप, इसके पास में यहाँ एक द्वीप की स्थिति है, यहाँ पर एक द्वीप की स्थिति है, ये पूरा भाग है ये द्वीप, और इस द्वीप के पास में अब ये कौन सी मिट्टी है, ये कटाव उसके नीचे जा चुका है, यानी कौन सी बनी, तट, तट के पास तट ये बनी। इसने कहा ज्यों ही हिमयुग खत्म हुआ, वापस ग्लेशियर पिघले तो समुद्र में जलतल में वापस वृद्धि हुई, और वापस वृद्धि होकर ये जलतल जब पुनः यहां पहुंचा तो जो द्वीप था, द्वीप को आप काफी ऊंचा माने, तो इसके ऊपर पुनः क्या विकसित होते गए, परवाल विकसित होते गए, जो कि इस जो द्वीप एक हाइट तक था, इस द्वीप से ये भाग क्या है, दूर है, और कौन सी बन गई, अवरोधक बन गई। इसी तरीके से लगातार जब सी लेवल में विस्तार होता गया तो अवरोधक से फिर कौन सी बन गई, कि एटोल का विकास हुआ। इसने सिंपल सी बात कि किसके कारण से ऐसा हुआ है, तो ये कि इसमें की हिम युग क्रम से आए बर्फ पिघली और जमी, तो किसमें परिवर्तन हुआ है, सागर जलतल में। सी लेवल में परिवर्तन के कारण परवाल भित्तियों का विकास हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं। अगला ये भी पूछ सकता है कि सागर जलतल परिवर्तन का सिद्धांत या स्थल की स्थिरता और सागर की अस्थिरता का सिद्धांत कौन सा है, जिसने स्थल को स्थिर माना और सागर तल को अस्थिर माना, तो वो कौन सा हो जाएगा, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। तो इसमें लिखोगे प्रतिपादन 1915 में, इसके अनुसार प्लीस्टोसीन युग में, इसके अनुसार प्लीस्टोसीन युग में तापमान में कमी से हिमानीकरण के कारण, तापमान में कमी से हिमानीकरण के कारण समुद्री जल स्तर ये बात थोड़ी देर पहले उसने भी यही बात पूछी थी कि भाई बर्फ है वो जमती है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है। लेकिन आप पहली बात यहाँ पर जो है वो ये है कि समुद्र के अंदर एक क्रिया लगातार जारी है, वो क्या है, एक तरफ से पानी समुद्र में जा रहा है, एक तरफ वाष्पीकरण से उड़ रहा है। सागर जलतल क्या बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, कि जब एकाएक जब तापमान में कमी आई तो जो पानी वाष्पीकरण से हवा में था और बड़ी मात्रा में पानी जो कहां पर था, स्थल पर जल स्रोतों में था, वो तो पूरा का पूरा कहां पर जम चुका है, उसी स्थान पर जम चुका है। आयतन में कितनी वृद्धि होती है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आयतन में वृद्धि होती है लेकिन मामूली वृद्धि होती है, ये आयतन डबल नहीं होता है। समुद्र का अगर बर्फ का आयतन क्या हो जाए, डबल। अब अगर यहाँ तक पानी का तल है, अगर इस भाग को बर्फ में बनाए तो हम कहते कि ये कितना, कि जितना था इसका हम कहें कि 1% या 2% क्या हो गया, ऊपर हो गया। लेकिन पानी जो स्थल से उस पर आ रहा था वो अगर 5% पहले से क्या है, कम है पहुंचना, तो भी वो तल तो क्या हो गया, नीचा हो गया। तो ये नहीं कह सकते हम कि वो, हाँ ये कहेंगे कि डबल रफ्तार से फैलता तब तो हम कहते हैं ऊपर ही जाएगा। फिर हाँ तो प्रवाह मर गया, यही मैं कह रहा है हिमयुग के दौरान। आगे इसमें सुनते जाओ आप कि पहले
जब सबसे पहले पानी था। अब जब हिमयुग आया तो हिमयुग के कारण जलतल कितना नीचा चला गया। इसने कहा कि 35 से 38 फीट तक। अब भाई ये तो चाहे वो हो चाहे ये हो, जब दुनिया ये कहती है परवाल 35-30 फेदम पर विकसित होते हैं, तो सिद्धांत देने वाला तो यही कहेगा नीचा कितना गया होगा, 35 से 38 फेदम ही गया होगा। अब ये तो देखा किसी ने नहीं कि वो 35 से 38 ही गया है, लेकिन वो कहेगा तो कितना नीचा गया होगा। फिर उसके ऊपर वहां तक के परवाल क्या हो गए, मर गए। पुनः क्या हुआ, तापमान बढ़ा, पिघला, पानी का जलस्तर ऊपर आया। तो जो 30 फेदम तक का भाग था 35, इसने कहा इस पर पुनः ऊपर क्या शुरू हो गए, परवाल तक के सारे विकसित होने। क्योंकि जो ही धूप आई, पानी पिघला, पहले मर चुके हैं, फिर जो जो तल ऊपर बढ़ा उसके साथ साथ परवाल भी क्या होते गए, बढ़ते गए। पहले तटीय, तटीय के बाद अवरोधक और अवरोधक के बाद इसने कह दिया वलय बनी। तो लिखोगे क्या लिखा है, जिनमें से समुद्री जल स्तर 35 से 38 फीट नीचे गिर गया। पैंतीस से 38 फीट नीचे गिर गया और जलमग्न परवाल समुद्र से बाहर आ गए। हाँ, समुद्र से बाहर आ गए, जिनका लगातार अपरदन, जिनका लगातार अपरदन होने से वो घट कर तली में जम गए। जिनका लगातार अपरदन होने से वो कट कर तली में जम गए। और जैसे आपने जो एक बात कही उसका एक प्रमाण और भी है कि ये भी दिमाग में रखो कि हिमयुग के दौरान पूरा समुद्र नहीं जमा। भाई जब टेम्परेचर माइनस में है तो भी ऊपर का पानी तो कहां जाएगा, नीचे ठंडा होते ही बर्फ कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 5000 मीटर तक पूरी ही मोटी बर्फ की परतें जम जाएगी। ऐसा हो सकता है कि सतह पर तापमान -10 आ गया होगा, तो भी आज कहां पर, अंटार्कटिका पर भी ध्रुवों पर टेम्परेचर सतह पर तो क्या है, -15-20 ही है। तो क्या वहां अंटार्कटिका के महासागर के नीचे में भी बर्फ है? नहीं है। नीचे तो क्या है, पानी। क्योंकि बर्फ जम गई तो वो कहां आएगी, ऊपर आ जाएगी। और ऊपरी भाग में बर्फ है, नीचे तो क्या है, पानी है। अब पूरी ही अगर हम बर्फ बनाए तब तो आप कह रहे हो बात भी हो जाए कि तल क्या बढ़े, ऊपर। लेकिन बर्फ तो सिर्फ ऊपरी परत पर है, नीचे तो क्या मौजूद है, पानी ही रहेगा। क्योंकि जो ही ठंडा होता है पानी कहां जाएगा, नीचे भारी होकर। फिर लिखो, इसके बाद पुनः तापवर्ती से, इसके बाद पुनः तापवर्ती से हिम पिघलने से, हिम पिघलने से सागर जलतल में वृद्धि होती है। सागर जलतल में वृद्धि होती है और तट पर पुनः परवाल विकास से, तट पर पुनः परवाल विकास से तटीय भित्ति बनती है। लाइन चेंज करके, तथा समुद्र में एकांकी चबूतरों के चारों ओर, तट से समुद्र में एकांकी चबूतरों के चारों ओर। इसलिए ये बात भी यहाँ कहती कि तट से दूर कोई द्वीप था, उस द्वीप के चारों ओर जब भित्ति बनती गई तो वो क्या हो गई, किसका विकास, एटोल का विकास हो गया। चारों ओर एटोल का विकास हुआ।
तथा बहुत चौड़े चबूतरों पर, तथा बहुत चौड़े चबूतरों पर अवरोधक भित्ति बनी। इसकी भी कमियां हैं सिद्धांत की। इसके अनुसार सभी परवाल भित्ति कितनी गहराई कि 35 से 38 फेदम पर ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। इसने क्या कहा, कितनी गहराई से जल तल गिरा, 35 से 38 फेदम। दूसरी बात इसने कही है कि हिमयुग के दौरान जब हिमनदों ने कटाव किया तो उस समय इन द्वीपों का भी क्या हो जाना चाहिए था, अपरदन हो जाना चाहिए था। भाई अकेली परवाल भित्तियों का ये अपरदन कैसे हुआ, ये जो द्वीप ऊपर उठा हुआ था ये भी तो कट के बिल्कुल कहां चला जाना चाहिए था, नीचे चला जाना चाहिए। इसका भी पूरे का क्या होता, कटाव, लेकिन की द्वीपों का कटाव है वो नहीं हुआ। इसकी व्याख्या भी इससे है वो संभव नहीं है। इसी तरीके से एक साथ तीनों पाई जाती है, उसकी व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं करता। ये तो कहता है महाद्वीप के किनारे तो क्या मिलेगी, बिल्कुल तटीय, और वो महाद्वीप जिसके आगे चौड़ा चबूतरा है वहां तट से थोड़ी दूर वृद्धि हो गई तो कौन सी मिलेगी, अवरोधक, और द्वीपों के चारों ओर कौन सी मिलेगी, टेटोल मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी भी ये सिंपल कमियां ही रही हैं। तो ये मैन आपको 3 सिद्धांत कोई विशेष नहीं है, ध्यान रखना। मैन तो यहाँ पर 99% पहले आपको याद ये होना चाहिए कि ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है और ये सिद्धांत किस से संबंधित है। पहले नोट्स की तो यही है कि आपके लिए कि ये बात आपको याद नहीं है तो आगे उस सिद्धांत में क्या है वो कोई काम नहीं आएगा। ऐसे तो पूरी व्याख्या याद है, ये याद ही नहीं कि प्रतिपादन किसने किया था। तो मैं पहला प्रतिपादक ही पूछते, परवाल के लिए और जवार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों के नाम प्रतिपादक पहले, हल्की सी थोड़ी ध्यान रहे, इसमें लास्ट लाइन होगी। इस सिद्धांत को सागर जलतल की अस्थिरता का सिद्धांत भी, इस सिद्धांत को सागर जलतल की अस्थिरता, लिखा नहीं था, सागर जलतल की अस्थिरता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये अपना टॉपिक था परवाल। ओशियनोग्राफी का अंतिम टॉपिक देखो, सागरीय नीचे, ओशियन डिपॉजिट। तो अगला टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। तो सबसे पहले तो ओशियन डिपॉजिट या महासागरीय निक्षेप का मतलब क्या है। कि सागर की तली में जमे पदार्थ, संगठित पदार्थ क्या है, संगठित पदार्थ आई हुई बात है, मैं छोटी सी बात है, महत्वपूर्ण है। सागर की तली में निक्षेपित असंगठित पदार्थ ही सागरीय निक्षेप है। संगठित का मतलब तो उसने अगर जमते जमते चट्टान का रूप ले लिया, वो एक रोक बन गया। संगठित होने का मतलब रोक बन गई, रोक बन गई तो वो किसका हिस्सा हो गई, महासागरीय नीतल क्रस्ट का हिस्सा हो चुकी है, वो महासागरीय निक्षेप नहीं है। तो पहली बात तो महासागरीय निक्षेप का मतलब है महासागर की तली में निक्षेपित असंगठित पदार्थों की परत को ही क्या कहेंगे, सागरीय निक्षेप कहेंगे। जिसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। प्रथम अध्ययन किसने किया, हेरोडोटस। लेकिन इनका वास्तविक विस्तृत अध्ययन किसने किया,
सागरीय निक्षेपों का विस्तृत अध्ययन करने वाला व्यक्ति तो कौन था? जॉन मर्रे था, जिसने विस्तृत अध्ययन निक्षेपों का किया है। ये बात ठीक है। तो जॉन मर्रे का बड़ा योगदान है। इसने किस अभियान के दौरान, जो अभियान में चैलेंजर अभियान के दौरान ही निक्षेपों का अध्ययन किया। उस अभियान के दौरान गर्त, कटक, सागर नीतल का ही तो अध्ययन हुआ था, और उस समय जॉन मर्रे ने तली में निक्षेपित पदार्थों का अध्ययन किया था। उसके बाद जॉन मर्रे ने महासागरीय निक्षेपों को मूल रूप से दो वर्गों में बांटा। एक स्थल जात या भूमिज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टेरिजीनियस निक्षेप डिपॉजिट, और दूसरा जल जात या हाइड्रोजेनेसिस निक्षेप, एक जिनकी उत्पत्ति जल के अंदर हुई है मुख्यतः, और एक जो स्थल से गई। अब स्थल जात निक्षेप का मतलब है स्थल पर विभिन्न अनाच्छादन प्रक्रमों द्वारा पवन, नदी, लहरें तटों को काटकर क्या कर रही है? पदार्थ को, मलबे को समुद्र में ले जा रही है। तो जो तटों से मलबा गया है स्थल से, उसमें उनको कणों के आकार के आधार, ये डिवाइडेशन किसके आधार पर है? अवसाद के कणों के आकार आधार पर। सबसे बड़े आकार के कण को ग्रेवल या बजरी कहेंगे, स्थल से गई है। और कणों का आकार छोटा, जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, रेत, और कणों का आकार छोटा, सिल, उससे छोटा कलेया, मृत्तिका, और सबसे बारीक पदार्थ मड कहलाता है। फिर मड में भी कई प्रकार आएंगे, लाल, हरी, नीली मड। इसके अलावा परवाल का जो कैल्शियम अवशेष है वो भी बारीक होता है, तो वो परवाल का अवशेष परवाल पंख है। और ज्वालामुखी, धूल राख में भी क्या मौजूद है? बहुत बारीक पदार्थ पंख ज्वालामुखी। ये तो आएंगे किसमें? स्थल जात में। कहां कहां मिलेंगे ये भी आगे व्याख्या पूरी। और दूसरे जल जात। अब जल जात में एक तो पानी के अंदर जैविक और एक अजैविक। जैविक को हम बायोजेनेसिस, जैविक क्रिया द्वारा है, तो इसको बायोजेनेसिस या कार्बनिक निक्षेप कहेंगे, जो समुद्री जीवों और वनस्पति का क्या है? अवशेष है, अंश है। इसको फिर दो भागों में बांटते हैं, एक चूना प्रधान और एक सिलिका प्रधान। कैल्सीफेरस और सिलिसिफेरस के नाम से। चूना प्रधान में दो आएंगे, एक गलोबी चेरिना और एक एरोफो। इनको ऊज के नाम से जाना जाता है। ऊज यानी एक कीचड़ या तरल रूप में बहुत बारीक पदार्थ मौजूद है, और जो किसका अंश है? जैविक पदार्थों का, वनस्पति या जीव जंतुओं का बहुत बारीक कीचड़ के रूप में अंश है, तब तो उसे ऊज कहते हैं। ये ध्यान रखना है। कई बार इसके लिए भी पंख नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन इस पंख और इस पंख में अंतर है। ये पंख पढ़ते हैं वो ज्यादातर स्थल से आए पदार्थ के खनिजों पर रासायनिक क्रिया से बना हुआ है। सिलिका प्रधान में डाइटम और रेडियोलेरियन को पढ़ेंगे। अजैविक में लाल मृत्तिका, जो सागर के नीतल में ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उसमें बड़ी मात्रा में धूल और राख निकलती है। उसमें बड़ी मात्रा में आयरन मौजूद है। उसका पानी में नीचे ऑक्सीडेशन होता है। लाल रेत की क्या जम गई? रेत जम गई। तो वो लाल रेत स्थल से नहीं गई है, वो सागर में भी तो आपने पढ़ा है क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है, उससे बड़ी मात्रा में तली में नीचे रेत जमी हुई है, लाल मृत्तिका है। इसी तरीके से ये जो अजैविक है, ये सागर नीतल से न होकर वैसे ये कहां पर है? उल्का पिंड, वायु मंडल में, अंतरिक्ष में जब उल्का नष्ट होते हैं तो उनकी बारीक धूल भी कहां जमती जाएगी? धीरे धीरे समुद्र के नीतल में। और खनिज पदार्थ सागर में गहराई में तापमान घनत्व के कारण से, उड़ता के कारण से रासायनिक क्रिया द्वारा कुछ खनिज बनते हैं, जैसे मैग्नीज के नूडल्स नीचे जमाव में पाए जाते हैं, फास्फोराइट के निक्षेप पाए जाते हैं। वो इस तरह से न जाकर के वहीं पर
पानी की क्रिया के कारण, CO2 की क्रिया के कारण, तापीय क्रिया के कारण से पदार्थों से खनिज अलग हो गए, तो वो निक्षेप भी कहां पर मिलते हैं? नीतल में। यहाँ तो थोड़ा पहले लिख लोगे, आगे पढ़ते हैं। सागरीय निक्षेप कहते किसे हैं, पहले तो ये लिखोगे। सागरीय निक्षेप का अर्थ लिखो। अर्थ है महासागरीय तली में, या नितल लिख सकते हो, महासागरीय तली में पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की परत, ये लाइन मैन है यहाँ, असंगठित पदार्थों की परत, पोस्टर में लिख सकते हो चट्टान रूप में न, असंगठित पदार्थों की परत, तो इसको तो क्या कहते हैं? ओशियन डिपॉजिट बोलेंगे। लाइन चेंज करके लिखोगे, महासागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम अध्ययन, महासागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम अध्ययन, तो सर्वप्रथम तो किसने किया? हेरोडोट्स ने किया। सर्वप्रथम अध्ययन हेरोडोट्स ने किया। इंपोर्टेंट में लिखोगे, लेकिन महासागरीय निक्षेपों का निक्षेपों का सर्वप्रथम आधुनिक विस्तृत अध्ययन, सर्वप्रथम आधुनिक विस्तृत अध्ययन जॉन मरे ने चैलेंजर अभियान के दौरान किया। जॉन मरे ने चैलेंजर अभियान के दौरान किया। हेडिंग लिखो, सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण, सागरीय निक्षेपों का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण। और यहाँ पर पहले आप एक ये चार्ट के रूप में बना लें, और ये वर्गीकरण यानी मूल रूप से किसने ये जॉन मर्रे ने ओशियन डिपॉजिट को मुख्य रूप से कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। तो नीचे पर एक लाइन लिख लो कि जॉन मर्रे ने सागरीय निक्षेपों को निम्न 2 मुख्य वर्गों में बांटा। एक तरफ आएगा स्थलजात या भूमिज, जो जमीन से गए हैं, और एक पानी के अंदर से ही जलजात। इसको बनाते इसमें थोड़ा सा एक लाइन इसमें और जोड़नी है, जेलिक में मैं लिखाऊं तब लिख लेना। यहाँ पहले ये बना लो। हाँ, इसमें 2 लाइन और बनाओगे, एक नेरेटिव, वो पहले वो लिख लो, और पेलेज। ये जो है ये दोनों पेलेजिक में, नेरेटिव अलग। तो पहले लिखोगे स्थलजात और एक लिख लो जलजात। स्थलजात में कणों के आकार के आधार पर 5 वर्ग लिखो। स्थलजात में
संघात निश्चित नीचे लिख लोगे कणों के आकार आधार। तो कणों का आकार इधर बढ़ रहा है घट रहा है, तो घट रहा है। तो पहले बजरी गरेवल सीधा ऐसे लिख लो लंबवत से, जगह कम है तो। बजरी के बाद दूसरी रेत सेंध जिसको बोलेंगे, रेत या बालू नाम भी दिया जा सकता है, तो बालू या रेत सेंध। सिल्क सिल्क का सिल्की। कले या मृत्तिका और पंख या मठ। पंख में ये तीन पंख मैन है, इसे जान लो। मूल रूप से जॉन मरे ने तो पंख के कितने प्रकार किए थे? तीन ही किए थे। तो पंख में लाल पंख, हरा पंख, लाल हरा और नीला, इस तीन में जॉन मरे ने बांटा। लाल पंख, हरा पंख, नीला पंख। लेकिन पंख में दो और भी होते हैं, कोरल मठ और वोल्केनिक मठ। परवाल पंख और ज्वालामुखी पंख। यहां तक लिख दिया ज्वालामुखी पंख। उसके बाद सेकंड साइड में जलजात निक्षेप में दो भाग करोगे, पहले जैविक और अजैविक। बायोजेनेसिस या बायोटिक और अबायोटिक हो जाएगा। ये मुख्यतः हाइड्रोजेनेसिस है और ये बायोजेनेसिस है। जैविक और अजैविक, पहले दो लिख लिए। जैविक के फिर दो भाग करोगे, जैविक निक्षेप के पहले दो भाग। जैविक शब्द लिख लिया ना। नेरेटिक, नेरेटिक का मतलब होता है तट तलवासी, कम गहराई पर, जो मगन तट मगन ढालों पर है, वो नेरेटिक। और पेलेजिक का मतलब अथाह है, गहराई पर, ज्यादा गहराई पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पेलेजिक। तो एक तो नेरेटिक कोष्टक में लिख सकते हो, तट तलवासी, तट के किनारे, ये नेरेटिक। अब तट के पास कौन से मिलेंगे? जो मछली वगैरह इनकी अस्थि पंजर हड्डियां गिरे गई वो, क्योंकि जहां तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां तक बड़े समुद्री जीव वनस्पति ज्यादा मिलेगी, उनके कंकाल जमते जाएंगे, वो तो क्या कहलाएंगे? नेरेटिक। और पेलेजिक बहुत गहराई पर, जहां आपको सिर्फ क्या मिलेगी? शैवाल, बहुत सूक्ष्म जीव, जिसमें दो आते हैं। साइंस किन किन के है? दो नाम आते हैं, जू प्लैंकटन आते हैं और एक फोटो प्लैंकटन। पाद पलवक और जू प्लैंकटन यानी जीव पलवक, छोटे छोटे जीव, जैसे शैवाल वनस्पति है और अन्य छोटे जीव, वो तली में, और वो मरते गए, उनका वहां पर क्या होता गया? जमाव लग गया गहराई के ऊपर, उससे बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे? पेलेजिक। तो पेलेजिक का मतलब होता है अथाह गहराई, पेलेजिक से ज्यादा गहराई के। तो पेलेजिक में फिर दो प्रकार आए, नेरेटिक लिख लिया, पेलेजिक लिख लिया। नेरेटिक का कोई प्रकार नहीं, या सीधा पेलेजिक के पुनः दो वर्ग करो। पेलेजिक निक्षेप एक तो है चूना प्रधान और एक सिलिका प्रधान। चूना प्रधान उच्च और एक सिलिका प्रधान। चूना प्रधान में दो आएंगे, क्लोबीजेनिया और टेरोपोड। शॉर्ट में याद रख सकते हो
जीटी रोड चूने से बनी हुई है। जी यानी ग्लोबिलिना और टी टेरोपोड। तो जीटी रोड ये दो इतने आ गए कि चूने से। कंफ्यूज इसी में होते हैं कि कौन से में कौन सा शामिल है। तो जीटी रोड नाम सुना है, ग्रांड ट्रक रोड। तो जीटी रोड उनकी चूने से बनी है, तो चूना प्रधान भी। जी से ग्लोबिलिना और टी से टेरोपोड। और सीलने का काम कौन करता है? चोट लग जाए तो डॉक्टर करता है। तो सी का ले से डॉक्टर, डी का मतलब डाइटम और आर का मतलब रेडियो लेरियन। डी आर डी आई डी वो आ जाएगी डाइटम और रेडियो लेरियन। जैविक में आते हैं लाल मृत्तिका, रेड क्ले, लाल मृत्तिका, उल्का धूल, खनिज पदार्थ। लाल मृत्तिका, उल्का धूल और खनिज पदार्थ। पहला तो काम ये चार्ट अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, मैक्सिमम यही से। उसके बाद में लगभग जिसको ये डायग्राम याद है तो उसने आधा सीख लिया। इसमें थोड़ी सी कल लिखाएंगे, चर्चा लेते हैं। आपने देखा कि यहां से महाद्वीप के तट से लेकर के गहन सागर तक आपने महासागरीय उच्चावच पढ़े। कितने मैन? मगन तट पढ़ा है, महाद्वीपीय मगन खाल, गहन सागरीय मैदान और कर। सबसे पहले यहां पर मैंने दो नाम लिखे, स्थल जात और जल जात। दो चार्ट आपने बनाए हैं। जल जात वैसे यहां से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन स्थल जात किस पर मिलते हैं? मगन तट और मगन डालों पर क्या मिलेंगे? स्थल जात से। उसमें आपने देखा ये एरिया इधर गहराई है, ये हाई टाइड है और ये लो टाइड की लाइन है। इसके बीच में मगन तट पर किसका जमाव है? बजरी रेत या बालू का। कहां पर? सबसे पहले तट से चले जो इस 100 फेदम से 1000 फेदम के बीच में गए, तब मगन तट पर क्या है? बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मगन तट खत्म हो गया, क्या शुरू हुआ? ढाल वाला भाग, जो 2000 फेदम तक हमने पढ़ा है तट है। इस पर क्या मिलेगा? कुछ तो मृत्तिका, लेकिन बड़ी मात्रा में पंख का मिलेगा इस डालू भाग। इससे आगे गए, इस डालू भाग से लेकर पहले कौन सा निक्षेप आएगा? तो चूना प्रधान। कम गहराई पर कौन सा होता है? चूना प्रधान ही होता है। जल में ये क्या है? घुलनशील। तो ऐसे याद रख लो, नीचे जाने पर किस में घुल गया? पानी में घुल गया, जीवों ने ले लिया, ऊपर ही पाया। तो ये कम गहराई। इससे और अगर गहन सागरीय मैदान में गए, पेलेजिक, ये कैटेगरी कौन सी है? पेलेजिक की। और यहाँ पर कौन से मिलेंगे जैविक में से? नेरेटिक। मगन तट पर मिलने वाले कौन से हैं? नेरेटिक निक्षेप आएंगे। उससे आगे ज्यादा गहराई पे पेलेजिक। और आगे गए तो कौन से मिलेंगे? सिलिका प्रधान की रेत थी। और आगे, और सबसे लास्ट में क्या मिलेगी? लाल मृत्तिका, सबसे ज्यादा गहराई। ये हमने ये पढ़ते हैं कल।